जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में जो लगातार पिछला दो वीडियो है उसमें देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट के आदेश पर फिर से भगत सिंह का जो मुकदमा था, सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा, जिसे लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से, उसकी सुनवाई फिर से हो रही है। तो हम लोगों ने देखा था कि एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, जो सैंडर्स मर्डर का की एफआईआर थी उसमें, और फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या दलील दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट में जिसके कारण से ये मुकदमा खुला था। हमने ये भी कहा था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो इस श्रृंखला को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, तो हमने कोशिश की है, और जब तक इसे चाहेंगे आप लोग, इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था अदालत में, कितना सही कितना गलत हुआ था, और कैसे क्या कुछ अदालत में चल रहा था। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं भगत सिंह जब गिरफ्तार हुए उस समय से कहानी। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने चलती हुई असेंबली में, केंद्रीय असेंबली जिसे आज का संसद कहिए, उसमें बम फेंका था। सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय विधानसभा। और फिर वहां से गिरफ्तार किए गए। वहां सार्जेंट टेरी ने उन्हें गिरफ्तार किया उनके पिस्तौल के साथ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को। घटना के तुरंत बाद उसी दिन यानी 8 अप्रैल 1929 को दोपहर 1 बजे नई दिल्ली थाने में थाने के हेड मुंशी मोहम्मद अमीन ने एफआईआर दर्ज की थी। ठीक है, और इस एफआईआर की संख्या थी 113, दिनांक 8/4/1929। कांड संख्या 113, दिनांक 8/4/1929 यानी 8 अप्रैल 1929। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंके जाने और फिर सार्जेंट टेरी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने तक का विवरण दर्ज किया गया था। किसमें? उस प्राथमिकी में जो ये मोहम्मद अमीन ने दर्ज की थी। इसी प्राथमिकी के आधार पर दोनों पर यानी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पर आईपीसी की धारा 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध कायम किया गया था। यानी एफआईआर में 2 धाराएं लगाई गई थी, 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3। गिरफ्तार करने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस यानी दिल्ली की पुलिस जो वहां पर थी, नई दिल्ली कोतवाली में ले गई। वहां दोनों ने पुलिस के सामने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया और यह कहा कि उन्हें जो कुछ भी कहना होगा वो अदालत में ही कहेंगे। प्रारंभिक मुकदमा चलाकर एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एफबी पुल, याद रखिएगा इस नाम को, चूंकि ये नाम अभी लगातार आएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एफबी पुल ने 22 अप्रैल तक के लिए दोनों को पुलिस हिरासत में सौंप दिया। मतलब एक आदेश जारी किया और दोनों को पुलिस हिरासत में 22 अप्रैल तक के लिए, 8 अप्रैल की यह घटना हुई है और 22 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में दोनों को सौंप दिया गया। इसके बाद दोनों को अलग अलग थानों में रखा गया। 8 अप्रैल को भगत सिंह को, माने जब ये पुल का जब आदेश जारी हो गया तो उसके बाद चांदनी चौक स्थित कोतवाली थाना में रखा गया और वहीं बटुकेश्वर दत्त को रायसीना हिल्स पर संसद मार्ग स्थित कोतवाली में रखा गया। 9 जून को भगत सिंह से पानी के लिए पूछा गया, यानी अगले दिन तो भगत सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटों से उन्होंने पानी नहीं पिया है। तो इसके बाद खाना मंगवाया गया और भगत सिंह ने खाना खाया। 13 अप्रैल 1929 को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सरदार अब्दुल समद के समक्ष 2 शिनाख्त परेड, जिसको टीआई परेड कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, वो परेड कराई गई। पहली परेड हुई नई दिल्ली पुलिस थाने में और वहां पर सर शोभा सिंह, पशरीमा, सीवी ओब्रायन, जीई ओब्रायन, जॉनसन,
एवं टैरी ने बटुकेश्वर दत्त को पहचाना, चूंकि वहां पर रखे गए थे बटुकेश्वर दत्त। फिर उसी दिन इन्हीं गवाहों ने, यानी जिन गवाहों ने बटुकेश्वर दत्त की शिनाख्त की थी, उन्होंने ही पुरानी दिल्ली कोतवाली में भगत सिंह की शिनाख्त की कि हाँ ये वही आदमी है। इस दौरान पुलिस ने काफी भाग दौड़ करके, मेहनत करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के सीताराम बाजार और नई सड़क वाले ठिकानों का पता लगा लिया। बम फेंकने से पहले ये दोनों जहां जहां रहे थे, और वहां से मकान मालिक को और पड़ोसियों को ले आया और उन सब से भी शिनाख्त करवाई। 16 अप्रैल को फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को ही पुराना सचिवालय कोतवाली भेज दिया गया। वहां उनके साथ अब खराब व्यवहार किया जाने लगा। इससे पहले बटुकेश्वर दत्त के साथ बहुत बढ़िया व्यवहार किया गया था और कोशिश की जा रही थी कि वो सरकारी गवाह बन जाए या सारा राज पुलिस को बता दे, सारा भेद बता दें, और उनके साथ बड़ा बढ़िया ढंग से ट्रीटमेंट किया जा रहा था। एक और बात थी कि उस समय तक अधिक लोगों की निगाह में ये थे, जुबान पर थे, तो उनके दोनों के साथ ही कभी अभी तक खराब व्यवहार नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ आकर के, यहाँ लाने के बाद, यानी पुराना सचिवालय कोतवाली में लाने के बाद इनके साथ व्यवहार पुलिस वालों का बदल गया और खराब खाना दिया जाने लगा। 19 अप्रैल से बटुकेश्वर दत्त ने यहां भूख हड़ताल शुरू कर दी पुराना सचिवालय कोतवाली में। याद रखिए, यह क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही पहली भूख हड़ताल थी। बटुकेश्वर दत्त को इस रूप में भी याद रखा जाना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले इन क्रांतिकारियों में भूख हड़ताल की थी। 22 अप्रैल 1929 को पुलिस हिरासत में रखे जाने की अवधि खत्म हो गई और फिर उस दिन ADM FB पुल, जिसने आदेश दिया था 22 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखे जाने का, उसने दोनों को 7 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया और फिर दोनों को, यानी भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को, दिल्ली जेल में भेज दिया गया। 22 अप्रैल में जो पुलिस हिरासत की अवधि खत्म हुई और फिर अब जब सुनवाई हो रही थी तो भगत सिंह की तरफ से अदालत में उपस्थित हुए दिल्ली के प्रसिद्ध वकील आसफ अली, और उन्होंने उनका पक्ष रखा, या एक तरह से कहिए कि भगत सिंह की तरफ से अभी उपस्थित हुए। अभी बहस वगैरह की गुंजाइश नहीं थी। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह अप्रैल के ही तीसरे सप्ताह में मिलने आए भगत सिंह से, लेकिन वो मिल नहीं सके। काफी कोशिश की, उन्हें खबर मिल चुकी थी कि भगत सिंह पकड़े गए हैं, भगत सिंह ने बम विस्फोट किया है, और वो मिलने आए लेकिन मिलने नहीं दिया गया उन्हें। फिर 25 अप्रैल को एक आवेदन प्रस्तुत किया आसफ अली ने, और उसी में उन्होंने यह भी मांग की कि भगत सिंह के पिता को, यानी सरदार किशन सिंह को भगत सिंह से मिलने की अनुमति दी जाए। यह आवेदन मंजूर कर लिया गया और मिलने की अनुमति दे दी गई। तो इस तरह से 3 मई 1929 को बम विस्फोट के बाद पहली बार भगत सिंह और सरदार किशन सिंह, यानी पिता पुत्र का मिलन हुआ, एक दूसरे से भेंट हुई। जब दोनों मिल रहे थे, यानी सरदार किशन सिंह और सरदार भगत सिंह, उस समय वहां पर जेलर और आसफ अली भी मौजूद थे। 7 मई 1929 को FB पुल की अदालत में दिल्ली जेल में मुकदमा शुरू किया गया। अभियुक्तों के वकील थे आसफ अली, जैसा कि पहले सुन चुके, और सरकारी वकील थे लोक अभियोजक PP, जिसको कहते हैं राय बहादुर सूरज नारायण। इस सुनवाई के दौरान कुछ चुनिंदा वकीलों और पत्रकारों के अलावा आसफ अली की पत्नी अरुणा आसफ अली और भगत सिंह के माता पिता, उनकी चाची सरदार अजीत सिंह की पत्नी और 2 प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट भी इस सुनवाई के दौरान वहां मौजूद थे। उन्हें रहने की अनुमति दी गई थी। 7 मई को ही, यानी पहले दिन, जैसे ही दोनों को जेल से, वो जो अदालत का रूप दिया गया था जेल के ही हिस्से में, तो कह लीजिए कि अदालत में जैसे ही दोनों को लाया गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, दोनों ने पूरी ताकत के साथ इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारे लगाए और अदालत में पहुंचे। 7 मई को 11 गवाह पेश किए गए सरकार की तरफ से, मतलब सरकारी गवाह। इन गवाहों में नाम सुन लीजिए: CV ओब्रायन, SN राय, PR राव, राय बहादुर AP दुबे, MP रॉबसन, डॉक्टर JK सेन, डॉक्टर द्वारिकाधीश, सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप, मेडिकल ऑफिसर कर्नल रेनहोल्ड।
इन लोगों की गवाहियां हुई, ये सभी सरकारी गवाह थे और इन लोगों की गवाहियां हुई 7 मई को। 8 मई को कुछ और गवाह पेश किए अभियोजन पक्ष ने, यानी सरकार की तरफ से पेश किए गए कुछ और गवाह। इन गवाहों के भी नाम जान लेते हैं। सर शोभा सिंह, सार्जेंट टेरी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सी जॉनसन, सब इंस्पेक्टर चैत सिंह, मजिस्ट्रेट अब्दुल समद, सब इंस्पेक्टर हंसराज एवं जमील अहमद। इन सब के बयान दर्ज किए गए। यह याद रखिएगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं कि जब भी अदालत में पेश होते थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, तो इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा बुलंद करते थे। जब अदालत की सुनवाई खत्म होती थी शाम में, उस समय भी ले जाए जाते समय ये लोग इसी तरह से नारे लगाते थे। इस अदालत में भी फिलहाल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बयान देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी उनको बयान देना होगा, जब सेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा, सेशन जज के सामने वो बयान देंगे। दोनों ने ही यहाँ पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बटुकेश्वर दत्त से यह भी पूछा गया कि वे 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में मौजूद थे या नहीं और वो क्या कर रहे थे अगर मौजूद थे, तो उन्होंने इसका भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी वो कुछ भी जवाब नहीं देंगे, हाँ ना कुछ भी नहीं। भगत सिंह से पूछा था जज ने, पुल ने यहाँ पर, कि कल तुम अदालत आए थे तो तुमने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इस पर आसफ अली ने इस प्रश्न पर आपत्ति जताई और फिर उनकी आपत्ति मंजूर कर ली गई। इस सवाल को यहीं पर छोड़ दिया गया। अब आगे अदालत में सुनवाई शुरू होने जा रही थी और बचाव पक्ष से भी, सफाई पक्ष से यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से की ओर से भी गवाही अब पेश की जाने वाली थी। गवाह आने वाले थे। 5 गवाहों के नाम दिए गए थे और बड़े ही वो इंटरेस्टिंग गवाह थे। वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन थे वो गवाह और यहाँ फिर अदालत में क्या कुछ हुआ। अभी हम लोग भगत सिंह का पूरा ट्रायल हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो मुख्य बातें हैं उनकी सुनवाई में, जो ट्रायल चला उस पर, वो कम से कम हम सब लोग जान लेते हैं। जब तक ये सब जानेंगे नहीं तब तक ये नहीं समझ सकेंगे कि आखिर कहाँ गलती हुई थी, गलती हुई भी थी या नहीं, अगर गलती हुई थी तो कितनी गलती हुई थी और किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत इस बात पर आमादा थी कि हर हालत में भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जज इस तरह से बनाए जाते थे कि पहले से ही उनके दिमाग में यह बैठा हुआ हो कि इस आदमी को फांसी देना है। सुनवाई से पहले ही गुनाहगार मान लिया गया और उस तरह से सुनवाई की गई। ये भी हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहायता दे करके हमारे इस अभियान को जारी रखने में मदद की है। और साथियों, आप सभी से आग्रह है कि इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि हमारे देश के क्रांतिकारी कौन थे, क्या चाहते थे, क्या करते थे, कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितना अधिक त्याग किया है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, आप अपनी भावना लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।